एरिस्टोटल बेसिकली रॉन्ग थे। उन्होंने बोला कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे रहती है जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। Everybody do not wants to remain at rest. In fact, everybody wants to remain in the present state. That present state may be rest or it may be motion also. अगर कोई बॉडी मोशन में, वो मोशन में ही रहना चाहती है। That is inertia, I think, right? Okay. So न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो मैंने बता दिया था। फर्स्ट लॉ में लॉ आप याद कर लोगे, that is okay. मतलब एग्जाम के लिए याद कर लोगे, लेकिन एग्जाम के लिए नहीं। अगर खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए ना, तो बस एक सेंटेंस में उसको याद करो। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में सिर्फ इतना बताया कि कोई भी बॉडी अपनी प्रेजेंट स्टेट में रहती है हमेशा, और अगर आपको उसकी स्टेट चेंज करनी है, इफ यू वांट टू चेंज इट्स प्रेजेंट स्टेट, तो उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है। फोर्स लगाओगे तो प्रेजेंट स्टेट, बॉडी का जो भी प्रेजेंट स्टेट है वो चेंज होगा। लेकिन आप फोर्स नहीं लगाओगे तो प्रेजेंट स्टेट चेंज नहीं होगा, तब तक बॉडी उसी स्टेट में रहेगी। क्लियर? फर्स्ट लॉ ना। सेकेंड लॉ उसके बाद हमने स्टार्ट किया था। सेकेंड लॉ में मैंने लीनियर मोमेंटम, इसको आप सिंपली मोमेंटम भी बोल सकते हो। मोमेंटम, इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू। मोमेंटम वो बताया था। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी बॉडी का। ओके। और फिर मैंने आपको दिखाया था कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो ना, तो उससे उसका मोमेंटम चेंज होता है। ये हुआ था ना शायद, फोर्स लगाने पे मोमेंटम चेंज होता है। सी, न्यूटन ने सिर्फ इतना बताया था कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे ना, तो उससे उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज। उसमें मैंने आपको बताया था कि सपोज डीपी जो लिखा है मैंने, देखो डीपी, इट्स अ चेंज इन मोमेंटम। ओके, डिवाइडेड बाय डीटी। डीटी वो टाइम है जितने टाइम के लिए फोर्स लगा है। डीटी टाइम तक के लिए फोर्स लगा है, तो डीटी टाइम में ही मोमेंटम भी चेंज होगा। डीटी इज द टाइम इन विच मोमेंटम चेंज। सो ये दिख रहा है डीपी अपॉन डीटी, इट बिकम चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। ये क्या बन गया, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है वो है ये, कि एक सेकेंड में कितना हुआ, दैट इज डीपी अपॉन डीटी। इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन ने ये बताया था कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। मतलब ये लॉ का मीनिंग सिंपल है, अगर तुम फोर्स बॉडी पे जो लगा रहे हो ना, फोर्स ज्यादा लगाओगे तो जो मोमेंटम है वो चेंज होगा, लेकिन चेंज इन मोमेंटम जो पर सेकेंड है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। तो इफ एफ विल इंक्रीज, डीपी अपॉन डीटी विल आल्सो इंक्रीज। फोर्स ज्यादा लगाने पे मोमेंटम का जो चेंज है पर सेकेंड, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब अल्टीमेटली इस लॉ में न्यूटन ने आपको फोर्स को कैलकुलेट करने की एक मेथड बता दिया है कि फोर्स आपका जो है लगाते हो बॉडी पे, वो किससे रिलेटेड है। फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड से रिलेटेड है। देखो आगे मैं बढ़ता हूं इसमें। इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन। आपको मालूम है ना, प्रोपोर्शनल रिमूव करके कुछ कांस्टेंट डालते हैं। कांस्टेंट। न्यूटन ने जो कांस्टेंट डाला ना, वो 1 डाला, 1। अब ये हमारी मर्जी पे नहीं होता है कि हम जो कांस्टेंट डालना चाहते हैं वो डालेंगे। वो सिचुएशन देख के, एनालिसिस करके डिसाइड किया जाता है कि क्या डालना चाहिए। अब उसके पीछे रीजन होगा 1 क्यों डाला है, कि क्योंकि जो फोर्स है वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, खाली डीपी अपॉन डीटी पे ही डिपेंड कर रहा है। एंड डीपी अपॉन डीटी ही डिफाइंड एज अ फोर्स ओनली। कांस्टेंट कुछ मेथड से फाइंड आउट किया जाता है, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं होता है। तो कुछ एनालिसिस करके, एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने फाइंड किया कि यहाँ पे कांस्टेंट की नीड ही नहीं है, 1 डाला उसने। So ultimately F equals to dp बार अपॉन dt बन गया। F ये आया। ठीक है, तो ये देखो एक फॉर्मूला जो है ना, इट्स अ फॉर्मूला विच कैन हेल्प यू इन कैलकुलेटिंग द फोर्स। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, आपको मालूम है कि मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ, लेकिन वो फोर्स कितना लगा रहा हूँ वो थोड़ी आपको मालूम पड़ता है। आपको खाली मालूम है मैं फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। तो जब आप लिखते हो तो मुझे आपको पता है पेन के ऊपर भी फोर्स लगाते हो जब आप लिखते हो, तो लेकिन कितना फोर्स लगाते हो वो कैलकुलेट करने का आपको पास कुछ नहीं है। This is a formula which enables you to calculate the force. It is a quantitative idea of the force. और जो फर्स्ट लॉ था उसमें क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ फोर्स दिया था। मतलब फर्स्ट लॉ में हमने ये बताया था कि फोर्स क्या करता है, सेकेंड लॉ में फोर्स को कैलकुलेट करने का मेथड बताया न्यूटन ने। तो फोर्स न्यूटन ने बताया सिंपल है, फोर्स जब आप लगाओगे ना तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, दैट यू रिमेंबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड जो है वही आपका फोर्स होता है। इट्स अ वे टू कैलकुलेट द फोर्स। ये जो फॉर्मूला स्टूडेंट मैंने लिखी है ना, इसी को बोलते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। यही न्यूटन सेकेंड लॉ है अल्टीमेटली। ठीक है, इट्स एक्चुअली न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो क्लियर है चीज। ठीक है,
अब इसको आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, मतलब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ. हाउ टू राइट डाउन द स्टेटमेंट. ये देखो, फोर्स लगाया और उससे मोमेंटम चेंज हुआ. ये पहले हम लोग डीपी अपॉन dt से चालू करेंगे. डीपी अपॉन dt को क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. The rate of change of momentum of any body is directly proportional to ठीक है, external unbalanced force, directly proportional to external unbalanced force applied on the body. Applied on the body. देखो, आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, उस फोर्स से मोमेंटम चेंज हुआ, तो जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यही चीज, ठीक है, यही चीज हमने लिखी है. ठीक है. हाँ, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है. ये आपको जो ऊपर मैथमेटिकल स्टेप्स लिखे हैं वो भी लिख लेना. ओके. तो अगर किसी को अभी भी लग रहा है सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब इतना सारा क्लियरिटी नहीं है, एक चीज खाली याद रखोगे सेकंड लॉ में, फोर्स जब तुम बॉडी पे लगाते हो ना, फोर्स जब बॉडी पे लगाते हो तो उससे उसका मोमेंटम डेफिनेटली चेंज होता है. मोमेंटम में इंक्रीज, मोमेंटम में डिक्रीज, मोमेंटम फ्रॉम जीरो में बिकम नॉन जीरो, मतलब इंक्रीज हुआ, या मोमेंटम का एटलीस्ट डायरेक्शन चेंज होगा. मोमेंटम का डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाएगा. कुछ ना कुछ चेंजेस पक्का आएगी मोमेंटम में जब क्या लगाएंगे बॉडी पे फोर्स. तो ये न्यूटन ने बताया. ये सिंपल है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अब प्रॉब्लम क्या, देखो मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट. अब आपको डेरिवेटिव आता नहीं है, कुछ स्टूडेंट को डेरिवेटिव नहीं आता है, फिर मैं क्या करता हूँ 2 मिनट हम लोग थोड़ा डेरिवेटिव के बारे में सीखेंगे, उसके बाद वी कैन गो विद दिस, क्योंकि आगे थोड़ा डेरिवेटिव की नीड है. ठीक है, लुक एट डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान से देखो. अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं कि y एक चीज है, y एक क्वांटिटी है जो x पे डिपेंड करती है. y जो है ना वो किस पे डिपेंड करती है, x पे. मतलब x को चेंज करने पर y भी चेंज होगा. ठीक है, सपोज जो x है ना वो बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ, x चेंजेस बाय वेरी लिटिल. कितना चेंज हुआ पता है, जो चेंज है वो है dx. तो अगर x चेंज बाय dx तो y भी तो चेंज होगा ना, y विल चेंज बाय dy. ठीक है, तो अगर आपने ऐसे लिखा है dy अपॉन dx, ठीक है, ये मतलब क्या लिखा मैंने, इज इट अ चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x ना. इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये y का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, मैथमेटिकली इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि y का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, अब एक बात बताओ, सपोज ये जो y है ना, मैंने आपको क्या बताया कि जो y है ना वो x पे डिपेंड करता है, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ. मैं बोलता हूँ कि जो y है ना, सपोज y इज गिवन बाय u इंटू v. y जो है ना दो नंबर्स की प्रोडक्ट है, y u इंटू v है, उसमें जो u है ना और जो v है ये दोनों x पे डिपेंड करते हैं. तो भी अल्टीमेटली y भी x पे डिपेंड हुआ ना, फिर भी तो Yes. u और v depends on x. So as x will change, u and v will change. If u and v will change, the product of u and v also change. So y depends on x हुआ. अगर ऐसा होता है ना कि सब y u into v दोनों पे डिपेंड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो u और v का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव का एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव में आपको सिखाया जाएगा. प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि सपोज y जो है वो u into v है, तो इधर मैं क्या करूंगा कि y की प्लेस पे मैं लिखूंगा uv. कुछ गलत नहीं है, यहाँ पे मैंने dy लिखा था, dy मतलब क्या था, चेंज इन y. अभी तक मैंने लिखा है d ऑफ uv, मतलब चेंज इन u into v. चेंज इनटू u into v सेम एज चेंज इन y ना, तो एक ही बात है. ये है. अब इसमें एक डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगता है. प्रोडक्ट रूल में क्या करना होता है, ये जो u है ना, समझ u को थोड़ा बाहर रखो डेरिवेटिव से, इसको ऐसे लिखेंगे u dv अपॉन dx. ऐसा लग रहा है कि मैंने u को बाहर ले लिया डेरिवेटिव से, u dv बाय dx, उसके बाद प्लस दे दो. अब तुम क्या करोगे, अब v को बाहर रखोगे और u को अंदर रखोगे, v du बाय dx. ऐसा ये तभी लगाना होता है कि जब y जो है, y को अगर u इंटू v लिख सकते हो, इस टर्म को मैंने ऐसे लिखा और फिर इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं.
तो ये जो है ना, इट विल बिकम डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं स्टूडेंट. ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाली चीज, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल. ठीक है. सो ये मैथ्स में सिखाया जाएगा, थोड़ा आइडिया रखो खाली जो मैंने अभी बताया, क्योंकि मैं अभी इसको यूज करूंगा. आई थिंक जो फर्स्ट बैच है आपको ये सब सिखाया था मैंने, तो उसमें ही प्रोडक्ट रूल भी बताया होगा, आई एम श्योर. Yes. Yes. ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैथ्स टीचर करेंगे. वो हम लोग करेंगे तो अलग से ही पूरा 2-4 घंटे लग जाएंगे उसमें, क्योंकि पहले डेरिवेटिव समझाना पड़ेगा स्टार्टिंग से. वो मैथ्स का काम है, मैथ्स टीचर का. थोड़ा आइडिया रखो. ठीक है. अब ये चीज मैं यहाँ पे अभी यूज करने वाला हूँ जो मैंने बताई. ओके, हैव यू नोटेड दिस ऑल? Yes. Yes, sir. Is the screen and voice clear? Yes. हाँ ठीक है. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. आपने डेरिवेटिव अभी नोट कर लिया. चलो आगे बढ़ते हैं. सी, अब देखो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ हमने डिस्कस कर रहे हो ना. सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उससे उसका मोमेंटम चेंज होता है. F इक्वल्स टू dp अपॉन dt. ये देखो, ठीक है. ये अगर ध्यान से, कोई dp मतलब मैंने बताया था कि इट्स अ स्मॉल चेंज इन द p एंड dt इज अ स्मॉल चेंज इन द टाइम. ये भी एक्चुअली में इज इट लाइक डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, ये भी तो. Yes. Yes. ये इसको पढ़ सकते हो. इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ p. p इज अ मोमेंटम. इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा dt. आपको याद है p जो है, p मोमेंटम है. मैंने बोला मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है क्या बॉडी का Yes. मोमेंटम? Yes. p को मैं ऐसे लिखूंगा m इंटू v. p को मैंने mv लिखा बिकॉज मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी. तो देखो ये डेरिवेटिव ऑफ m इंटू v है विथ रिस्पेक्ट टू t. इसमें आप ऐसे अपने मर्जी से आप नहीं कर पाओगे. इसमें आपको प्रोडक्ट रूल से ही करना पड़ेगा. दैट इज मैथमेटिक्स. प्रोडक्ट रूल अभी आपको मालूम है कैसे होता है. पहले आप m को बाहर रखो, इट विल जस्ट dv अपॉन dt. फिर क्या करो प्लस, फिर आप वेलोसिटी को बाहर रखो, dm अपॉन dt. बराबर. ये ठीक है. ये आ रहा है. ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया डेरिवेटिव का. अब देखो ये न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. अब देखो यूजुअली क्या होता है, इसका मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ. ये m दिख रहा है, ये m बॉडी का मास है. dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है. dv इज लाइक चेंज इन वेलोसिटी, dt इज अ टाइम. इट्स लाइक चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, dv अपॉन dt. तो आपको मालूम है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? Acceleration. एक्सेलरेशन. Acceleration. तो dv अपॉन dt दिख रहा है ना. dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी. देखो अगर कंफ्यूजन है तो हमेशा याद रखो, डेरिवेटिव मैंने आपको समझाया ऐसे लिखा जाता है dy by dx. ये देखने में आप समझ में आ जाएगा कि ये डेरिवेटिव है, लेकिन इसको मतलब ये है कि dy जो लिखा है ना, इट इज लाइक चेंज इन y. dx जो है इट इज चेंज इन टाइम. जितने टाइम में dx इज लाइक चेंज इन x एंड dy इज लाइक चेंज इन y. तो सेम बेसिस पे यहाँ पे dv क्या होगा, इट्स अ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय dt टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है, इट इज एक्सेलरेशन ना. आई थिंक Yes. Yes. एक्सेलरेशन लिखा. प्लस ये v को आप छोड़ दो. dm बाय dt मतलब इज इट dm मतलब चेंज इन मास हो गया एंड dt मतलब टाइम. Time. हाँ. तो एक्चुअली में न्यूटन का सेकंड लॉ ऐसा है. अब एक बात, आपने स्कूल लेवल में अगर मैं सब जगह F इक्वल ma तो बहुत देखा होगा. ये देखो F इक्वल ma. Yes. अभी लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा F इक्वल ma प्लस v dm बाई dt. ऐसा देखा है? नहीं. No. No. एक्चुअली में पता है ये राइट है. ये बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, वो खाली F इक्वल ma बोलते रहते हैं. क्योंकि F इक्वल ma क्यों बोलते हैं? क्योंकि 99% जो सिचुएशंस हैं हमारे आसपास उसमें F इक्वल ma वर्क करता है. देखो कैसे. देखो 99% हमारे आसपास जो केसेस होता है ना, जब आप किसी बॉडी पे सपोज ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो 99% सिचुएशंस में क्या होता है कि जब आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी का मास तो उसमें कांस्टेंट रहता है ना. मास बदलता है क्या? नहीं. मास No. कांस्टेंट रहता है. तो एक बार अगर मास कांस्टेंट है तो इज इट कैन आई से द चेंज इन मास विल बी जीरो ना. चेंज इन मास कितना होगा? जीरो. Zero. ये डीएम क्या है? डीएम मतलब चेंज इन मास, Change in mass. dt टाइम. तो मास चेंज नहीं होता है यूजुअली, तो ये यूजुअली ये डीएम जीरो रहता है.
अगर मास कांस्टेंट है ना तो तुम ये लिख सकते हो कि ये जो डीएम है, डीएम मतलब क्या है, चेंज इन मास डिवाइड बाय टाइम, ये चीज जीरो होगी। और सोचो अगर ये टर्म जीरो हो गया तो खाली क्या बनेगा, एफ इक्वल टू एम ए। MA. सो देखो बहुत सिंपल है, ये देखो पहले इस टर्म को देखो, इसमें ऐसा लगा आपने एम को बाहर ले लिया, यहाँ पे मतलब एम कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया, डीवी अपॉन डी टी, मतलब आप मान रहे हो कि फोर्स लगाने पे खाली वेलोसिटी चेंज हुई है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इट इज एक्सेलरेशन इनटू एमए। जब आप एफ इक्वल टू एमए लिखते हो ना, इसका मतलब है मास बॉडी का कांस्टेंट है, फोर्स लगाने पे बॉडी का वेलोसिटी चेंज हुआ है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एफ इक्वल टू एमए। एफ इक्वल टू एमए कब लगता है, जब सपोज आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, उससे उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, फोर्स लगाने पे उसका वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन मास कांस्टेंट है, तब ये फॉर्मूला हो जाती है। लेकिन कभी कभी पता है कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, सपोज ऐसे कोई बॉडी है, उसमें से ना मास बाहर आने लगता है, मास कम्स आउट, मतलब बॉडी का मास बाहर आने लगता है, तो इस बॉडी का मास डिक्रीज होता जाएगा ना, Yes. या तो ऐसा भी होता है कभी कभी मास इसमें अंदर आते जाता है, मास कीप्स ऑन कमिंग इनसाइड, तो इससे क्या होगा, बॉडी का मास लगातार चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो लिविंग मास है ना, द मास विच इज लिविंग, या जो एंटरिंग मास है, या लिविंग मास होगा या एंटरिंग मास होगा, ये जो मास एंटरिंग है या लिविंग है, ये इस बॉडी पे फोर्स लगाता है, दैट फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे देखो बॉडी पे फोर्स लग रहा है बाय दिस लिविंग मास और एंटरिंग मास, फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है इससे बॉडी का ये जो पूरा मास है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, मास चेंज हो रहा है। और इससे होता क्या है कि क्योंकि बॉडी पे देखो फोर्स तो लग रहा है, तो इससे बॉडी है ना, बॉडी चलना शुरू कर देती है, या बॉडी चलती रहती है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो अगर सपोज बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है और उसमें मास कंटिन्यूसली ऐड हो रहा है या इसमें से रिमूव हो रहा है, तो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है ना, ठीक है, वो दिया जाता है बाय दिस फॉर्मूला v dm by dt। मैं इसका एक सिचुएशन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें अगर मास कंटिन्यूसली ऐड हो रहा है या कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी मैंने बोला इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सपोज इस बॉडी की तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये dv जीरो हो जाएगा ना, dv Yes. dv जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, पहला वाला टर्म जीरो हो जाएगा, फिर ये बचेगा। क्या होता है अगर बॉडी का मास चेंज हो रहा है ना, तो फिर ये होता है फोर्स की फॉर्मूला v dm by dt, where dm is what, चेंज इन मास। लेकिन अगर मास कांस्टेंट है तो फिर एफ इक्वल एम ए लग जाता है, ठीक है, सही। अगर बॉडी का मास भी चेंज हो रहा है तो मतलब बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, तो ये सिचुएशन में मास चेंज हो रहा है, ये सिचुएशन जो थी ना इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। सर मैं मास इस- कब चेंज होता है? हाँ, ये मैं सेकंड जो मैंने केस बताया वो आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। सेकंड केस का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखो सपोज एक पानी का पाइप है, इट्स अ वाटर पाइप, इसमें से हम लोग पानी इसमें से बाहर आ रहा है इससे विथ वेलोसिटी v, ठीक है। एक बात, ये पानी का पाइप सडनली सपोज इस वेलोसिटी v से बाहर आ रहा है, तो इस पाइप को पकड़ने के लिए आपको पीछे हाथ रखना पड़ेगा इसके, ठीक है। ऐसा हो Yes. सकता है कि आप हाथ नहीं रखो तो भी ये स्टेडी खड़ा रहे, डू यू नीड टू No. होल्ड, आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, yes. Yes. होल्ड पता है क्यों करना पड़ता है? देखो जो वाटर इसमें से बाहर आ रहा है ना, ठीक है, सपोज ये पूरा पाइप है, इसमें से वाटर कंटिन्यूसली बाहर आ रहा है, लेट्स से dm is a mass of the water which comes out, dm is a mass of the water and dt is a time in which it comes out, so dm by dt it's a rate of exit of mass ना, rate of mass leaving ना, Yes. ये क्या हो गया, मास विच इज लिविंग पर सेकंड हो गया ना ये dm by dt, तो इसमें से मास लीव कर रहा है, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। लेकिन होता क्या है, ये मास लीव करने से पहले अपने आप वो लीव नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, इस पाइप पे फोर्स लगा के जाता है। जब तक ये वाटर इस पे फोर्स नहीं लगाएगा तब तक वाटर बाहर आ ही नहीं सकता है। क्या होता है, ये जो वाटर है ना वो पाइप पे फोर्स लगाएगा, तो पाइप उसको रिएक्शन देगा, पाइप फिर वाटर पे फोर्स लगाएगा, उससे वाटर बाहर आ रहा है, ठीक है। तो पाइप जो है वो वाटर पे फोर्स लगाएगा, वाटर जो है वो पाइप पे फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। तो पाइप पे ऐसा फोर्स लगता है, ये फोर्स, अगर तुमको ये फोर्स कैलकुलेट करना है तो एमए फॉर्मूला नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो इस पाइप के ऊपर ये फोर्स लग रहा है ना, तो पाइप का जो मास है वो तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पानी बाहर आता जा रहा है पाइप से, मास इज नॉट फिक्स्ड इन अ पाइप।
सो ये फोर्स अगर तुमको कैलकुलेट करना है ना तो कैसे करना होता है, यहाँ पे क्योंकि मास चेंज हो रहा है, डीएम अपॉन dt, मास इज कमिंग आउट, यहाँ पे फोर्स विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला v इंटू डीएम अपॉन dt। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहा है कि सर ये कैसे, यार आपको न्यूटन का सेकंड लॉ तो मालूम है ना, F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। तो p क्या है, मोमेंटम, उसको mv लिखेंगे। अब थोड़ा सोच के देखो, वेलोसिटी इस वेलोसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट है कि मास कांस्टेंट है, जो इस पाइप का Velocity. वेलोसिटी ना, Velocity constant. जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर लेना होता है, v बाहर आएगा डेरिवेटिव से, सिर्फ dm अपॉन dt बचेगा। तो यही हो गया फोर्स। ठीक है, ठीक है, तो मतलब वेलोसिटी आपने बोला ना कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये जो है ना dv, ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन नहीं होगी, सिर्फ ये होगा। तो कभी कभी होता है कि अगर ऐसा, इसमें होता क्या है कि सिस्टम है, सपोज उसमें से मास निकलते जा रहा है सिस्टम में से, ठीक है, सिस्टम कुछ ऐसे सिस्टम लो, उस सिस्टम में से सपोज मास निकलते जा रहा है, या मास फिर उसमें ऐड हो रहा है। तो एक बात, अगर सिस्टम का मास निकलते जा रहा है या मास उसमें ऐड हो रहा है, तो मास तो चेंज हो रहा है ना सिस्टम का, मास चेंज होगा तो मोमेंटम नहीं चेंज होगा, अगर मास चेंज हुआ तो Change मोमेंटम होगा. भी चेंज होगा। ठीक है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी, तो मास भी अगर चेंज हुआ सिस्टम का तो मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो मास लीव करते जा रहे हैं सिस्टम को, या मास उसमें ऐड होते जा रहा है, वो मास जो है ना वो सिस्टम पे फोर्स लगाता है, दैट मास एक्सर्ट्स फोर्स। तो वो फोर्स जो है वो इस फॉर्मूला से मिलता है, v dm by dt। ठीक है, थोड़ा याद रखो कि F इक्वल ma तभी करेक्ट है जब मास कांस्टेंट है, जो 99% केसेस में होता है। लेकिन अगर सिस्टम का मास भी लीव कर रहा है तब F इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला v dm अपॉन dt। तब लिखोगे कैसे पता है ये पूरा चीज, आप यहां तक लिख लो, उसके बाद लिखो इफ मास इज, एक काम करो मैं लिखवा देता हूं, अब यहां तक लिखो सिर्फ पहले। स्टूडेंट स्क्रीन ब्लर है क्या? No, sir. No, sir. नो सर क्लियर है। पूनम, एक स्टूडेंट जिसका नाम है पूनम लेट एडमिशन, ऐसा नाम रखा है उसने। पूनम लेट एडमिशन, आपका स्क्रीन ब्लर आ रहा है, दैट्स व्हाई, मतलब कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम आपकी तरफ से होगा, यहां से तो क्लियर है स्क्रीन। स्टूडेंट यहां तक लिखा है क्या आपने? यस सर। Yes. इसके आगे मैं लिखवा देता हूँ आपको, आप खुद नहीं लिखो। इसके बाद क्या करो सुनो, आपने लिखा है F इक्वल टू ma प्लस v dm अपॉन dt। ठीक है, इसमें आप क्या करो, लिखो अगर इफ m इज कांस्टेंट, अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है, तो ये दिख रहा है dm अपॉन dt, ये तो जीरो आएगा, मास चेंज नहीं होगा तो dm अपॉन dt जीरो आएगा, जो कांस्टेंट है ना तो उसका dm अपॉन dt जीरो आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, सिर्फ F इक्वल ma बनेगी फॉर्मूला। लेकिन सोचो अगर बॉडी का मास कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सपोज मास तो कांस्टेंट नहीं है, मास कंटिन्यूअसली बॉडी में ऐड होते जा रहा है। ठीक है, मास कंटिन्यूअसली बॉडी में ऐड होते जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, पीछे वाला एग्जाम्पल, अगर पाइप वाला जो एग्जाम्पल है उसमें अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना आपको अभी भी, तो यार एक बार बताओ, उसमें पानी, मैंने बोला पानी v वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो आप पता है एक्चुअली में क्या होता है, पानी v वेलोसिटी से बाहर आएगा, जो पाइप है ना, पाइप भी पीछे आएगा विद सम वेलोसिटी। तो पाइप को होल्ड करके रखने के लिए देखो हमको फोर्स लगाना पड़ता है। Yes. तो पाइप की भी वेलोसिटी होती है, तो पाइप Yes. की वेलोसिटी अगर ले लो तुम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पाइप इनटू डीएम अपॉन dt करो, वो भी फोर्स मिलेगा। ठीक है, वेलोसिटी पानी की या पाइप की, किसी जिसकी आपको लेनी है ले सकते हो, इनटू डीएम अपॉन dt, इट विल गिव यू फोर्स। ये कब लगता है पता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है और बॉडी का मास चेंज हो रहा है। क्लियर विद दिस थिंग? Yes. Yes. थोड़ा आइडिया रखो, सी जस्ट हैव अ आइडिया ऑफ दिस। इसका माइक ऑन है, किसी का माइक चालू। तुषार बैच 3 माइक ऑफ कर, तुषार बैच 3। तुषार नेक्स्ट टाइम अगर आपका ऐसा हुआ ना, आपने ऑन ऑफ किया फिर से ऑन किया है,
नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ मैं कोई चीज 10 बार लिखने को दे दूंगा, 10 टाइम्स लिखने को दे दूंगा कुछ काम में, प्लीज मुझे मत बताओ गलती हो गई। माइक नहीं ऑन होना चाहिए गलती से भी। पीछे बैकग्राउंड नॉइज चल रहा है और आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। आई डोंट नो हाउ यू आर मैनेजिंग। ठीक है, तो ये देखो दोनों फॉर्मुलास क्लियर रखो। एफ इक्वल एम ही हम लोग ज्यादा बार लगाएंगे, कभी कभी ये भी लगेगी बी डी एम बाई डी टी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। न्यूटन सेकेंड लॉ है, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे बाद में। नाउ आई एम गोइंग विथ न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ आपको सबको मालूम होगा, आई एम श्योर। मालूम है? Yes. हर एक्शन का रिएक्शन Every होता action है। has its equal and opposite reaction. हाँ, तो लॉ तो आप खुद ही लिख लो प्लीज, लॉ तो आप खुद ही लिख लो। थर्ड, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सही है ना? लिख लो, मैं इसका फिर मतलब समझाता हूं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अभी ये लॉ है ना काफी फेमस है, सब लोग ने सुना हुआ रहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लोग इसको कॉमन लाइफ में भी लगाने की कोशिश करते हैं। वो बोलेंगे अगर तुम किसी को मारोगे तो सामने वाला भी मारेगा, ये एक्शन का रिएक्शन है। ऐसा सब तो हम लोग खाली ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये जो लॉ है ना, एक्चुअली इस लॉ में जो एक्शन और रिएक्शन वर्ड है, यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन मतलब फोर्सेस। एक्शन एक फोर्स को बोलते हैं, मतलब एक फोर्स है जिसको तुम एक्शन बोलते हो, और रिएक्शन जो इसमें बात की गई ना, ठीक है, रिएक्शन हम लोग जब कॉमन लाइफ में बोलते हैं रिएक्शन मतलब जवाब देने को भी रिएक्शन बोलते हैं, ये वो रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन भी एक फोर्स को ही बोला जाता है। टू एवरी एक्शन मतलब टू एवरी फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। एक्शन का रिएक्शन होता है। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ स्टूडेंट। एक बार बताओ, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉ। सपोज ये एक टेबल है, नॉर्मल टेबल जो कि घरों में रहती है। एक बात, अगर इस टेबल के ऊपर मैं कुछ ऐसा हैवी बॉक्स रख दूं, ऐसे दिख रहा है, तो ये बॉक्स रेस्ट पे मैंने रख दिया, ये रेस्ट पे है। डू यू फील ये बहुत टाइम तक रेस्ट पे रह सकता है ना? रेस्ट पे रहेगा कि नहीं? Yes. Yes. ठीक है, मतलब ये अपनी स्टेट मेंटेन कर रहा है, इट इज मेंटेनिंग द स्टेट, Yes. है ना? एक बात, अगर क्योंकि अपनी स्टेट मेंटेन कर रहा है, इट इज मेंटेनिंग द स्टेट, है ना? तो इसके ऊपर कोई फोर्स होगा कि नहीं होगा? एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स। क्यों? मतलब बॉडी कब अपना स्टेट मेंटेन कर पाता है? जब फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? जब फोर्स नहीं लगता। नहीं लगता। नहीं लगता। Force. देखो मैं वापस बोल देता हूँ, ये बॉक्स है, रेस्ट पे है, आधा घंटे से मैं इसको देख रहा हूँ, आधे घंटे से ये रेस्ट पे रखा हुआ है, तो मतलब ये अपनी जो स्टेट में है, ये रेस्ट स्टेट में, वो मेंटेन्ड है रेस्ट स्टेट। बॉडी अपनी स्टेट तभी मेंटेन कर पाती है ना जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। फोर्स लगाओगे तो स्टेट चेंज हो जाता है फिर, तो है ना? Yes. तो कहने से इसकी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, कहने से इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो जरूर जीरो होगा। Zero. Yes. लेकिन एक बात, इस बॉडी पे ग्रेविटी फोर्स तो लगेगा, ग्रेविटी इसको खींचती होगी कि नहीं? Yes. Yes. ग्रेविटी फोर्स है। ग्रेविटी फोर्स को वेट बोलते हैं, वेट। इट्स कॉल्ड एज वेट, डिनोटेड बाय डब्ल्यू सिंबल। वेट इज अ नेम फॉर ग्रेविटी फोर्स, वेट है। तो एक बार ये फोर्स तो लग रहा है, हमने बोला फोर्स जीरो है, एक फोर्स तो लग रहा है, दूसरा भी कोई फोर्स होना चाहिए जो इस वेट को कैंसिल करेगा ना। होता क्या पता है? ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे क्या होता है, ये जो बुक है ना, बुक या जो बॉक्स है, सॉरी, ये जो बॉक्स है ना, इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, तो ये अर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बीच में टेबल आ गई है, तो क्या करेगा? उस चक्कर में ये टेबल के ऊपर फोर्स लगाएगा। द बॉक्स वांट्स टू गो टुवर्ड्स द अर्थ, लेकिन बीच में टेबल आ गया है, तो ये टेबल पे क्या एग्जर्ट करेगा? फोर्स Force. पड़ेगा ना, उसको जो टेबल पे पड़ेगा उसको मैं बोलूंगा एक्शन। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तुम टेबल पे फोर्स लगाओगे तो टेबल तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगी ना, तो टेबल पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्शन है, तो टेबल उसका क्या देगी? रिएक्शन देगी ना। रिएक्शन किसको मिलेगा? बॉक्स को मिलेगा। तो बॉक्स के ऊपर भी उतना ही एक फोर्स लगेगा, रिएक्शन। देखो जो मैंने रिएक्शन लिखा है ना, रिएक्शन जो फोर्स है वो बॉक्स पे लगेगा, और जो एक्शन फोर्स है ना वो टेबल पर लगेगा। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे नो डाउट, बट अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे। रिएक्शन बॉक्स पे लगता है तो एक्शन टेबल पे लगता है। ठीक है, इसमें से ये जो दोनों फोर्स है ना, एक्शन रिएक्शन, इसमें से किसी भी एक को आप रिएक्शन बोल सकते हो, किसी भी दूसरे को आप एक्शन बोल सकते हो एक्चुअली, क्योंकि दोनों इक्वल तो है ऑलरेडी और ऑपोजिट भी है। किसी भी एक को एक्शन बोला जा सकता है और किसी भी दूसरे को रिएक्शन।
ठीक है यूजुअली, लेकिन जो बॉक्स को मिलेगा वो रिएक्शन होगा। अब होता क्या है, देखो बॉक्स के ऊपर ये जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना, दिस रिएक्शन फोर्स विल बी कैंसल्ड बाय दिस वेट। वेट और ये जो रिएक्शन है दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं, दोनों कैंसिल कर देते हैं। टेल मी, अगर ये रिएक्शन और वेट कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ, दे कैंसिल ईच अदर, तो हाउ मच इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स देन? Zero. इसलिए बॉक्स सूखा रहता है। अच्छा इसमें एक बात, और मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ बॉक्स के ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं कि 3 लग रहे हैं? एक्चुअली ये वाला भी मतलब 2 लग रहे हैं कुछ। तो होता क्या पता है स्टूडेंट, होता क्या है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो बच्चे ये जो एक्शन मैंने बोला ना, एक्शन ये भी बॉक्स पे ही ले लेते हैं, रिएक्शन भी बॉक्स पे ले लेते हैं। नहीं, अगर आप सिर्फ बॉक्स पे फोकस कर रहे हो तो ओनली लुक एट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स, डोंट लुक एट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टेबल। आप टेबल में इंटरेस्टेड नहीं हो, बॉक्स में इंटरेस्टेड हो, तो ये एक्शन वी विल नॉट कंसिडर, क्योंकि वो बॉक्स पे नहीं लग रहा है। जब आप बॉक्स की स्टडी करोगे, बॉक्स पे जो फोर्सेस लग रहा है वही देखेंगे खाली, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 समझा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे देखो एक्शन रिएक्शन दिखता है, टेबल एंड बॉक्स आर एक्सर्टिंग एक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलो एक्शन रिएक्शन का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट की क्रिकेट आपको आती होगी, अच्छी लगती होगी, आई एम श्योर। अभी तो आईपीएल भी चल रहा है, तो क्रिकेट देखते रहेंगे आप। क्रिकेट में एक बार बताओ, ये जो बैट है और ये बॉल है, बॉल ऐसे आता है ऐसे और बैट को हिट करता है। डू यू फील जो बैट है, बैट के ऊपर फोर्स लगता है ना बाय द बॉल, Yes. जो फोर्स बैट पे लगता है ना, जो फोर्स बैट पे लगता है उसको मैं बोलता हूँ एक्शन। सपोज तो बैट उसका रिएक्शन भी देगी ना, तो रिएक्शन किसके ऊपर एक्ट होगा? बॉल के ऊपर। बॉल के ऊपर देखो ऐसा रिएक्शन लगता है और बैट के ऊपर ऐसा एक्शन लगता है। ये देखो, ये फोर्स ऑन द बैट और ये है फोर्स ऑन द बॉल, रिएक्शन। तो बॉल के ऊपर देखो रिएक्शन लग रहा है। आपको पता है क्रिकेट मैच में जब शॉट मारा जाता है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब बैट बॉल पे ऊपर ऐसा हल्का सा फोर्स नहीं लगाती है। तो जैसे डक नहीं किया, ऐसे हल्का सा कट नहीं किया है, जोर से उड़ा है, तो बॉल पे बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। इस फोर्स से देखो बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाता है। देखो सपोज बॉल का मास m है और बॉल की जो वेलोसिटी थी ना, पहले देखो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में थी, पहले ऐसे थी ना, सपोज बॉल की वेलोसिटी u थी, u, लेकिन हिट करने के बाद बॉल रिवर्स जाना शुरू करता है ना, Yes. Yes. रिवर्स जाना शुरू करता है ना। सपोज मैं एक अज्यूम करता हूँ कि जो रिवर्स जा रहा है ना, रिवर्स भी सेम स्पीड से ही जा रहा है, मतलब u स्पीड से आ रहा था, u इज इनिशियल स्पीड, और रिवर्स भी सेम स्पीड से जा रहा है u से, लेकिन फिर भी इसको माइनस u तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, ऑपोजिट है। तो एक बात बताओ, डू यू फील वेलोसिटी जो है वो u थी, अभी भी वेलोसिटी u ही है, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्शन में चेंज हुई कि नहीं वेलोसिटी? Yes. yes, वेलोसिटी अगर वेलोसिटी है वो डायरेक्शन में चेंज हुई, ऐसा था ना वेलोसिटी का डायरेक्शन, अभी ऐसा हो गया, Yes. तो डायरेक्शन में चेंज हुई ना, तो वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी हैज चेंज्ड, वेलोसिटी बॉल की चेंज हुई है, तो मतलब बॉल का मोमेंटम भी चेंज हुआ है क्या? Yes. yes, देखो आप प्लीज एक काम करो, बॉल पे फोकस करो। ये एक्चुअली मैं थर्ड लॉ में बता रहा था, लेकिन इस थर्ड लॉ में मैं सेकंड लॉ भी कवर कर लेता हूँ, दोनों हो जाएंगे, सेकंड लॉ भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। एक बार बताओ, बॉल को फोकस करो प्लीज। बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो u है। सपोज ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है ना, वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हिट करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है, फोर्स लगने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो उल्टे डायरेक्शन में होगी ना, तो Yes. माइनस। तो एटलीस्ट कैन आई से वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ तो मतलब वेलोसिटी चेंज हुई ना, तो वेलोसिटी चेंज हुई मतलब Yes. मोमेंटम हुआ बॉल का, क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है। अगर ये जो डीपी है ना, डीपी इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, dt is a time in which this momentum got changed। dp by dt से आपको फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल मिल जाएगा ना। Yes. आप सबको मालूम है कि बॉल पे फोर्स लगता है, लेकिन कभी आपने कैलकुलेट नहीं किया बॉल पे कितना फोर्स लगता है, आपको पता ही नहीं कैलकुलेट कैसे करेंगे फोर्स, तो वही तरीका आज बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, बॉल का मोमेंटम तुम कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बॉल का जो इनिशियल मोमेंटम है वो ये है क्या, m इंटू Yes. वेलोसिटी। yes, फाइनल मोमेंटम ये होगा, देखो बॉल का फाइनल मोमेंटम ये होगा, Semi bar. Yes. Yes. माइनस साइन लगा दिया है, माइनस साइन इंडिकेट दैट वेलोसिटी इज इन रिवर्स डायरेक्शन नाउ, वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में है। तो देखो ये फाइनल मोमेंटम है बॉल का, ये वाला, और ये इनिशियल मोमेंटम है, डायरेक्शन में चेंज हुआ है। तो देखो ये जो डीपी है ना,
ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम आपको ऐसा आएगा, देखो फाइनल मोमेंटम में लिख रहा हूँ, ये फाइनल मोमेंटम है माइनस इनिशियल मोमेंटम, अभी लिखूंगा मैं, ये इनिशियल मोमेंटम है। देखो इट्स लाइक फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय dt। dt वो टाइम है जितने टाइम के लिए बॉल के ऊपर फोर्स लगा, जितने टाइम में ये मोमेंटम चेंज हुआ, दैट इज द टाइम dt। देखो माइनस एम यू कितना हो जाएगा, -2 mu हो जाएगा -2 mu. Yes. डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो अब तो तुमको m तो मालूम था, बॉल का मास मालूम था, सपोज बॉल की वेलोसिटी भी मालूम है, और हिट करने के बाद सपोज फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, इट इज u ओनली, तो m और u तो मालूम है। टाइम, जितने टाइम के लिए बॉल और ये बैट कांटेक्ट में आ गए, सपोज वो टाइम हमने निकाल लिया, कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में आए, तो उतने टाइम, जितने टाइम तक ये कांटेक्ट में रहेंगे बॉल और बैट, उतने टाइम तक ये फोर्स लगेगा ना, तो टाइम मैंने निकाला, ये सब सॉल्व करके मुझे फोर्स मिल जाएगा। देखो माइनस एम यू आई कैन राइट इट एज -2 mu डिवाइड बाय dt, इट बिकम फोर्स। फोर्स को निकालने की ऐसे फॉर्मूला बन गई। ये फोर्स किस पे लग रहा है, बॉल पे भी लग रहा है और बैट पे भी उतना ही लगेगा, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो बैट और बॉल एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं, इज इट आल्सो द पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन ना? Yes. Yes. हाँ, अब एक्शन रिएक्शन जो है उनके बारे में एक खास बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच सकते हैं कि सर वो इक्वल है दोनों और ऑपोजिट भी है, तो एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करते होंगे। नहीं, एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर। क्यों? क्योंकि एक्शन एक बॉडी पे लगता है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे लगता है। अगर दोनों एक ही बॉडी पे लगेंगे तभी कैंसिल करेंगे ना एक दूसरे को। Yes. 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 Yes, sir. आपको बोले ना कि क्या एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो बोलेगा नहीं, एक्शन जो है वो एक बॉडी पे लगता है, रिएक्शन कोई और बॉडी को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक्शन बैट पे लग रहा है तो रिएक्शन बॉल को लग रहा है, तो अलग बॉडीज पे लगते हैं इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे। अगर दोनों एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे लगते हैं तो दे विल कैंसिल ईच अदर, जो नहीं होता है। न्यूटन थर्ड लॉ भी क्लियर है? ठीक है, थोड़ा याद रखो इसको। Yes. सर टेबल में भी Yes. एक्शन रिएक्शन कैंसिल ही होना चाहिए था ना? एक मिनट, आपका आवाज सुनाई नहीं दिया मैंने, क्या बोल रहा, वापस बोलो। सर टेबल में जो बॉक्स है उसका एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं होना चाहिए था? कैंसिल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे, कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं आप? अभी चुप हो गया। टेबल के लिए क्या बोल रहे थे, ये बोल रहा हूँ। वापस बोलो। नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मैंने भी तो वही बोला ना, एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं होता है, मैंने क्या अलग बोला? नहीं सर, वो बोल रहा है कि टेबल पे जो बॉक्स है उसका एक्शन और रिएक्शन कैंसिल नहीं होना चाहिए था। तो बॉक्स को खाली रिएक्शन मिला था भाई, एक्शन तो टेबल को मिला था ना, तो बॉल को खाली रिएक्शन था। वो रिएक्शन जो है ना वो ग्रेविटी के साथ कैंसिल हुआ था। देखो ये जो रिएक्शन है ना वो क्या है, एक्शन के साथ कैंसिल हुआ। मैंने क्या बोला, रिएक्शन जो है वो डब्ल्यू को कैंसिल करेगा, रिएक्शन डब्ल्यू को कैंसिल करेगा, रिएक्शन एक्शन को थोड़ी मैंने बोला कैंसिल करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं एक्शन रिएक्शन कैंसिल हो, रॉन्ग है। मैंने बोला रिएक्शन विल कैंसिल दिस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या था, याद है? डब्ल्यू वाज वेट ऑफ द बॉडी। Weight of- थर्ड लॉ क्लियर करो, सुनो स्टूडेंट, थर्ड लॉ क्लियर करो। रिएक्शन जो है ना वो किसी और फोर्स के साथ कैंसिल हो सकता है, लेकिन रिएक्शन कभी भी एक्शन के साथ कैंसिल नहीं होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि रिएक्शन और एक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर दे। वो एक बॉडी पे लगते ही नहीं है, अलग अलग बॉडीज पे जाके लगते हैं वो। ठीक है, सो क्लियर विद दिस? हाँ, सो दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑल्सो वी फिनिश्ड। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। सी, अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बिफोर वी प्रोसीड, हम लोग है ना दो न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। वी विल ट्राई 2 न्यूमेरिकल्स ऑन दिस लॉस के ऊपर 2 न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। ओके, चलो एक पहला न्यूमेरिकल लिखो, राइट डाउन। इसमें लिखो अ बॉल, पहला न्यूमेरिकल, अ बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम, a ball of mass 0.2 kilogram is released from certain height, is released
from certain height. Full stop. It strikes the floor. It strikes the floor. It strikes the floor with velocity 2 meter per second. It strikes the floor with velocity 2 meter per second and rebounds. And rebounds. Rebounds मतलब टप्पा खाया उसने, बॉल ने बाउंस लिया. And rebounds with velocity 1 meter per second. Rebounds with velocity 1 meter per second. Okay. Full stop. If ball and floor remain in contact, if आपने ये लिखा rebounds with a velocity of 1 meter per second. Yes, yes. वहां लिखा rebounds with a velocity of 1 meter per second. उसके आगे लिखो फिर if the ball and the floor remain in contact. If ball and the floor remain in contact for 0.1 second. Remain in contact for 0.1 second. ठीक है? Then calculate force exerted on the ball. Then calculate force exerted on the ball by the floor. Force exerted on the ball by the floor. Okay, लिखा students? Yes. ठीक है. Look here now. देखो मैं समझा देता हूँ ये. देखो सपोज ये Sir. ग्राउंड है. आप बोलिए. सर बॉल का मास कितना बताया? 0.2 किलोग्राम मतलब 200 ग्राम. Okay. 200 ग्राम एक्चुअली. तो उसको लिखते हैं 0.2 किलोग्राम. अब देखो स्टूडेंट, ये सपोज फ्लोर है, ठीक है, ये आपका बॉल है, बॉल का मास गिवन है, ठीक है. अब देखो बॉल को ऐसे छोड़ दिया, बॉल ऐसे जाएगा. इस जैसे नीचे जाएगा इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा क्या? Yes. सुनो ध्यान. यस इट इज करेक्ट. अब सुनो ध्यान से. फ्लोर को हिट करने से जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर, इसका जो वेलोसिटी है ना वो इतना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड. इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है वेलोसिटी का, लेकिन मैं इसको u लिख देता हूँ. u जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है. वेलोसिटी है, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बट डायरेक्शन में फिलहाल नहीं देख रहा हूँ. इसका मैग्नीट्यूड 2 है लेकिन, ठीक है. अब ये देखो बॉल जो है वो फ्लोर को हिट करेगा. तो जब ये बॉल फ्लोर को हिट करेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे क्या? एक्शन रिएक्शन. Yes. जो फोर्स है ना, फोर्स फ्लोर पे भी लगेगा और बॉल पे भी लगेगा. हमारा इंटरेस्ट खाली बॉल में है अभी. जस्ट हैव अ फोकस ऑन दिस बॉल. तो ये जो बॉल है इसके ऊपर आपने बताया मुझे फोर्स लगेगा, ठीक है. उस फोर्स की वजह से क्या हुआ पता है? ये बाउंस खा के ऊपर ऐसे जाने लगता है ना. फिर देखो ये एक्चुअली में जिस पाथ से वो आया था उसी पाथ से ऊपर जाता है. मैंने खाली क्या है पाथ साइड में बना दिया है फिर, लेकिन वो एक्चुअली में उसी पाथ से ऊपर जाता है, ठीक है. बॉल अभी वापस ऊपर जा रहा है. ऊपर जाने के टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है v लिख देता हूं मैं. v इज अ फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलाइडिंग विथ अ फ्लोर. फ्लोर से कोलाइड होने के बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो v है. आई थिंक वो अपवर्ड डायरेक्शन में है वेलोसिटी. इट इज 1 मीटर पर सेकेंड, इजंट इट? हाँ. तो एक बात बताओ, इसमें क्या लगता है वेलोसिटी चेंज हुआ है बॉल का? Yes. मास चेंज हुआ है बॉल का. मास चेंज हुआ है तो वो भी बोल सकते. Velocity. हाँ. तो देखो बॉल का वेलोसिटी चेंज हुआ है मतलब बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है, क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. तो अगर तुम ऐसा करोगे ना, देखो डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल डिवाइड बाय टाइम. सो दिस विल गिव यू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल. जो बॉल पे फोर्स लगा है ना वो आपको कैसे मिलेगा? बॉल का चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने पे. टीपी अपॉन डीपी. समझ में आ रहा है? हाँ. अब देखो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना. फाइनल मोमेंटम ये है, देखो mv बार फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल, माइनस इनिशियल मोमेंटम ये है mu बार डिवाइड बाय dt. कुछ समझ में आ रहा है?
अब देखो ये m जो है बॉडी का मास है, वो मास तो आपको पता है सेम ही है ना, 0.2 किलोग्राम है, तो ये m कॉमन आ जाएगा इन द ब्रैकेट v बार माइनस u बार अपॉन t dt। एक्चुअली में ये फॉर्मूला आपको जो दिख रहा है वो F इक्वल ma ही लिखा है मैंने, देखो v माइनस u अपॉन t कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन। में F इक्वल ma ही लिखा है। बट आई सजेस्ट स्टार्टिंग में आप ऐसा करना सीखो जैसे मैंने लिखा है, इससे आपको एक क्लियरिटी आएगी कि फोर्स हमेशा ma नहीं होता है, फोर्स एक्चुअली dp अपॉन dt होता है इन द रियलिटी, हमेशा ma नहीं होता है वो, ऐसे ला सकते हो। अगर आप हमेशा स्टार्टिंग से F इक्वल ma लिखने की आदत डालोगे आपको ये dp अपॉन dt भूल जाएगा, फिर गो ऑलवेज विद दिस मेथड इन द बिगिनिंग। अब बताइए जो m है बॉल का मास विच इज 0.2 kg, v दिख रहा है, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है, v 1 है क्या, 1 खाली 1 लिखोगे ना मतलब मैग्नीट्यूड डाल रहे हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं डालना होता है, वेलोसिटी वेक्टर है। इज इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन और नो, ये वेलोसिटी 1 j cap अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस है सपोज, इसको हम लोग y एक्सिस की तरफ जा रही है देखो ये वेलोसिटी, तो इसको 1 j कैप करके लिख सकते हैं, 1 तो है यस yes इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर आई एम एक्सप्रेसिंग, माइनस साइन। अब u बार पे आ जाओ, u बार पे, u बार कितना है, 2 है क्या, 2 2 लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, इज इट माइनस j कैप आएगा, माइनस -2 j कैप। स्टूडेंट याद रखो यहाँ पे आपको खाली वेलोसिटी नहीं डालनी है, उसको वेक्टोरिकली डालना होगा तभी सही होगा। dt इज अ टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है, आई थिंक 0.1 सेकेंड, 0.1 मतलब 0.1 सेकेंड तक के लिए बॉल और फ्लोर कांटेक्ट में थे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे फॉर 0.1 सेकेंड ओनली, टाइम 0.1 आएगा। ये देखो, तो देखो ये 0.2 और ये 0.1, पॉइंट कैंसिल, जस्ट 2, और ये क्या है जे कैप, 1 j कैप मतलब j कैप हुआ ना, प्लस 2 j कैप दैट इज 3 j कैप, नहीं सॉरी ये 1 प्लस 2 टोटल 3 होगा ना, टोटल टोटल 3 है, yes 3 j कैप इंटू 2 6 j कैप। j cap न्यूटन देखो फोर्स आ गया, एक बार अब फोर्स है वो भी j कैप के टर्म्स में आया है, इसका मतलब पता है क्या है, फोर्स का डायरेक्शन देखो, फोर्स अगर j कैप के टर्म्स में आ गया मतलब इससे जो आपको फोर्स का डायरेक्शन भी जजमेंट आ जाएगा। तो होता क्या है, अगर आप वेलोसिटी बराबर जे कैप और आई कैप इनके टर्म्स में डालोगे ना, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन आप बराबर डालोगे तो फोर्स का भी देखो डायरेक्शन आपको आ जाएगा उसमें से। 6 जे कैप का मतलब क्या है पता है, कि फोर्स 6 है, इट इज 6 न्यूटन। जे कैप क्या इंडिकेट कर रहा है पता है, कि फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है, अलोंग y axis इज इट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल यू हैव कैलकुलेटेड। yes देखो आप इमेजिन करो Yes. फोर्स सच में y एक्सिस की तरफ होगा, ये देखो बॉल है, बॉल आके फ्लोर को हिट करेगा तो फ्लोर पे ऐसा फोर्स पड़ेगा और फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर रिएक्शन देगा तो बॉल पे रिएक्शन आएगा ना, बॉल पे ऐसा फोर्स लगेगा, तो फोर्स देखो अलोंग y एक्सिस है जो बॉल पे लग रहा है और ये 6 न्यूटन का है, तो कितना हो गया 6 j कैप हो गया। समझेगा प्रोसीजर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। yes yes कभी भी F इक्वल ma से स्टार्ट मत करो, मुझे मालूम है वो सही है बट आपको पहले dp अपॉन dt की हैबिट होनी चाहिए फोर्स के लिए। न्यूटन ने कभी नहीं कहा था कि फोर्स से मास कांस्टेंट रहता है, मास भी चेंज हो सकता है ड्यूरिंग फोर्स एप्लीकेशन, तो मोमेंटम चेंज होता है, ये न्यूटन ने कहा था, फोर्स चेंजेस द मोमेंटम। ओके, नोट डाउन दिस एंटायर क्वेश्चन। डायग्राम बनाना compulsory क्या? कंप्लीटेड, Yes, यस yes yes. ओके दिस गॉट कंप्लीटेड। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, वी विल ट्राई 2 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो अभी मास चेंज होगा, नाउ मास विल चेंज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ओके लिखो सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम अ पाइप, फ्रॉम अ पाइप the water, from a pipe the water of density
1000 kilogram per meter cube. Density 1000 kilogram per meter cube is ejecting with a velocity of 5 meter per second. Velocity of 5 meter per second. Full stop. The cross-section area, the area of cross-section of the pipe, the area of cross-section of the pipe is 5 centimeter square. The area of cross-section of the pipe is 5 centimeter square. Okay, 5 centimeter square. Full stop. Find the force required. Find the force required to hold the pipe. Find the force required to hold the pipe. हाँ, सबने लिखा क्वेश्चन? सर एक बार Yes. फर्स्ट सेंटेंस रिपीट करो ना. एक बार मैं क्विकली रिपीट कर लेता हूं. फ्रॉम अ पाइप water of density 1000 kilogram per meter cube is ejecting at the rate of is ejecting with a velocity of 5 meter per second. Ejecting with a velocity of 5 meter per second. Full stop. Cross section area of the pipe is 5 centimeter square. Cross section area of the pipe is 5 centimeter square. Full stop. Find the force required to hold the pipe. Find the force required to hold the pipe. ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको ये पाइप का एग्जांपल तो दिया था, अभी और क्लियर करके दूंगा मैं, इस न्यूमेरिकल से और क्लैरिटी आ जाएगी. लेकिन आप एक इमेजिन करो, अगर कोई पाइप है जिसमें से पानी बाहर आ रहा है, अगर आप ऐसे अज्यूम करोगे कि पानी बहुत कम बाहर आ रहा है, कम पानी आ रहा है, तो आपको शायद ऐसा भी लगेगा कि सर फोर्स की जरूरत थोड़ी होती है पाइप को पकड़ने के लिए. लेकिन इमेजिन करोगे कि बहुत ज्यादा पानी एक साथ बाहर आ रहा है. वो टैंकर का पाइप देखा है, जो टैंकर में से पानी निकालने पाइप से, तो जो वो टैंकर का पाइप है आपके हाथ में, उस टैंकर का पानी बाहर आ रहा है, वो बिना पकड़े आप छोड़ सकते हो पाइप को? ऐसे छोड़ दो, अपने आप आएगा पानी, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, पता है, वो इतना फोर्स से आता है. तो पाइप को पकड़ के रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, राइट? वो फोर्स निकालना है. सी कैसे करेंगे? अज्यूमिंग ये पाइप है ऐसे, ठीक है, कोई भी शेप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. इसमें देखो अभी करना कैसे होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ऐसा सब चीजें गिवन है ना, ठीक है. अभी आपको एक दिमाग में ये आएगा कि सर फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला V dm अपॉन dt. ये शायद मैंने बताई थी फॉर्मूला, ठीक है. लेकिन अभी देखो वेलोसिटी तो गिवन है, वो पानी की वेलोसिटी गिवन, लेकिन dm अपॉन dt गिवन नहीं है. उसकी जगह डेंसिटी और एरिया पता नहीं क्या क्या गिवन है. तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे होगा ये. सी सपोज ये जो पाइप है ना, इसमें पूरा पानी है, इट्स एवरीवेयर वाटर इज देयर, बट मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा पानी कंसिडर करता हूँ. आई विल कंसिडर दिस मच वाटर. देखो इस पे मेरा फोकस है. अब ये वाटर भी तो थोड़ी देर के बाद बाहर ही आएगा ना अल्टीमेटली, ठीक. इतना वाटर ले लिया. इज इट सिलेंड्रिकल इन शेप? वाटर कैसी शेप का होगा? सिलेंडर. लेंथ है, सिलेंडर की जो लेंथ है, सिलेंडर की लेंथ L ले लेते हैं. अच्छा, इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस सिलेंडर की क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ये है. इट इज सेम एज एरिया ऑफ द पाइप ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप ए है. ओके, इस सिलेंडर का जो मास है ना, एक्चुअली सिलेंडर में वाटर है, तो वाटर का जो मास है ना वो dm है सपोज. ओके, और ये बाहर आएगा, डेफिनेटली ये बाहर आएगा. सपोज ये पूरा सिलेंडर बाहर आता है इन द टाइम ऑफ dt सेकेंड्स, ठीक है. ये सब चीजें मैंने आपको बताई. तो dm मास बाहर आ रहा है इन द टाइम ऑफ dt सेकेंड्स, ठीक है. तो देखो रियलिटी में होता क्या है कि जब ये ऐसे बाहर आता है ना, बाहर आने के टाइम पे ये पाइप के ऊपर फोर्स लगा देता है ऐसे. ये खुद आगे जाता है, लेकिन आगे जाने के लिए ये पाइप पे पीछे फोर्स लगाता है, तभी आगे जाता है. तो ये पाइप पे ऐसे बैकवर्ड फोर्स लगता है, इसलिए पाइप को होल्ड करने के लिए हमें भी फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है. हम उतना ही फोर्स लगाएंगे पाइप को होल्ड करने के लिए जितना ये बैकवर्ड फोर्स है ना, इसको बैलेंस करने के लिए.
तो ये जो इजेक्टेड वाटर है ना, वो पानी जो है जो निकल रहा है वो पाइप पे फोर्स लगाता है, हमें ये फोर्स कैलकुलेट करना है बस। तो पाइप पे ना एक कांस्टेंट फोर्स लगते रहता है, वो फोर्स कैलकुलेट करना है। देखो इस फोर्स की फॉर्मूला आपको मालूम है, वो ये मैंने आपको बताई थी, वेलोसिटी ऑफ द वाटर इंटू डीएम अपॉन डीटी। अब देखो ये डीएम तो मैंने बोला इस इतने सिलेंडर का जो डीएम क्या है, सिलेंडर का मास है, ठीक है, डीएम इज द मास ऑफ दिस सिलेंडर। तो एक बात आपने ये सुना है मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको डेंसिटी बोलते हैं। Density. Density. Yes. हाँ, तो मास को ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। Yes. Yes. तो ये डीएम क्या है, डीएम इज अ मास ऑफ दिस मच वाटर ना, इसको लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द वाटर, मतलब इसको मैं रो लिखूंगा, रो इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर। डेंसिटी विच इज रो लिखा है मैंने सिंपल, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है इस वाटर का कितना होगा वॉल्यूम, इट विल बी ए इंटू एल, Yes. ए इंटू एल होगा। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ ऑफ सिलेंडर करोगे ना, एरिया इंटू लेंथ है तो उससे वॉल्यूम मिलता है, वॉल्यूम देखो ये होगा ए एल। देखो ये डीएम क्या है, सिलेंडर का मास है, जो ये बाहर आएगा मास वो है। मास को मैंने लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, वॉल्यूम को मैंने लिखा ए इंटू एल करके, डिवाइड बाय डीटी। डीटी वो टाइम है जिस टाइम में ये बाहर आएगा, ठीक है। तो एक बार बताओ, अगर ये मैंने बोला डीटी टाइम में ये बाहर आ जाएगा, डीटी टाइम में ये बाहर आ जाएगा, तो अगर ये बाहर आ गया मतलब देखो ये इधर से ऐसे आ गया बाहर, मतलब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर ने एल मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया इन द टाइम ऑफ डीटी सेकंड ना, सिलेंडर कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ एल मीटर्स इन द टाइम ऑफ डीटी सेकंड्स। तो ये जो एल दिख रहा है क्या, ये एल इज यू कैन से एल इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय सिलेंडर आल्सो इन द टाइम ऑफ डीटी। तो ये एल अपॉन डीटी दिख रहा है, एल डिस्टेंस कवर्ड है बाय द सिलेंडर, डीटी टाइम है, एल अपॉन डीटी से सिलेंडर की वेलोसिटी मिलेगी ना, Velocity. लेंथ अपॉन टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम है, तो उससे वेलोसिटी मिलती है, स्पीड मिलती है। ये देखो ये एल अपॉन डीटी से वेलोसिटी मिलेगी, एल अपॉन डीटी को वेलोसिटी लिख लो। तो ये भी वी वेलोसिटी है क्या पानी की, Yes. इंटू रो इंटू ए, और एल बाय डीटी को भी वेलोसिटी लिख दो। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला बनी रो ए वी स्क्वायर। मुझे एक्चुअली में ये फॉर्मूला आपसे बनवानी थी आज, इसलिए मैंने किया। ये फॉर्मूला आप एमसीक्यू में डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जब भी पाइप पे फोर्स लगता है ना, तो यू कैन हैव दिस फॉर्मूला आल्सो। अब बताइए रो गिवन है, डेंसिटी, डेंसिटी पानी का गिवन है Yes. 1000, ए क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और वी वेलोसिटी भी गिवन है पानी का व्हिच इज 5 तो ऐसा होगा रो ए वी स्क्वायर। देखो मैंने पुट किया वैल्यूज। अब देखो आपको मालूम है टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ऐसा यूनिट। टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर क्या मल्टीप्लाई करना होगा मालूम है, Divide by Divide by डिवाइड बाय 100. 100. 100. अब बोला डिवाइड बाय 100 करेक्ट है। 10,000. 100 को आप ऊपर ले लो ना, 100 करेक्ट है, 10 raised इसको to ऊपर ले लो, minus 3. 10 raised to minus 2. 10 to minus 2 हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है ना यहाँ पे, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मतलब 2 बार सेंटीमीटर, 10,000. तो 10 to minus 4 आएगा। 10 to minus 4 is multiplied to convert centimeter square into meter square। हाँ, तो कन्वर्ट करने के लिए -4 है, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 होगा, और ये 1000 देख लो, देखो 25 into 5 will be 125, और ये 1000 मतलब ये 3 zeros हो गए, 10 to 3 हो गया, और ये 10 to minus 4 हो गया, 10 raised to minus 1. 10 to minus 1 बचेगा। 10 to minus 1 अगर आप लोगे 125 to 10, 12.5. 12.5. तो पाइप पे जो बैकवर्ड फोर्स लग रहा है ना, जो इजेक्टिंग वाटर है ना वो फोर्स लगाता है, तो जो इजेक्टिंग है वाटर फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज 12.5 न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स अगर पाइप पे लग रहा है तो इसको होल्ड करने के लिए हम लोग भी 12.5 लगाएंगे ताकि ये होल्ड पे रहे, तो अप्लाइड फोर्स मस्ट बी 12.5 न्यूटन। समझा क्या ये क्वेश्चन कैसे करना है? Yes. Yes. दिस फॉर्मूला ओनली, लेकिन इसको कैसे आगे डील किया वो देखो, ठीक है। ओके, तो डायग्राम बनाओ और ये लिख लो पूरा प्लीज।